अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज मैं आई हूँ एक न्यू टॉपिक्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल की। सेल क्या है? जैसे कि हमें सबको मालूम है कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो बेसिक सब यूनिट है, यानी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिस दुनिया में मौजूद हैं वो सब के सब जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स कौन कौन से मौजूद हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको प्लास्टिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया है। आज हम बाकी रह जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल का जो मेजर और मेन पार्ट है सेल का जो है वो साइटोप्लाज्म। ये मैंने यहाँ एनिमल सेल ड्रॉ किया है। तो पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म की कि ये साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, ये वाला हिस्सा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जितना भी पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब ये साइटोप्लाज्म किस तरीके से जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर मैं इसे कहूँ कि साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसके मेजर दो पार्ट हैं। साइटोजेल नंबर 1 है साइटोजेल, और दूसरा है साइटोसोल। साइटोजेल की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है जेल लाइक सब्सटेंस है, यानी ये जो है वो गाढ़ा मटेरियल होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये सेल मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होता है, यानी ये दो पार्ट्स में होता है जो सेल मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा करीब होता है और ये विस्कस यानी गाढ़ा होता है। और दूसरा जो है वो साइटोसोल। साइटोसोल जो है वो न्यूक्लियस के दरमियान में, न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है ये वाले पार्ट में, इतने हिस्से में जो है वो ये मटेरियल मौजूद होता है, जिसे साइटोसेल कहा जाता है। और ये कम विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है। और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादातर जो है वो 90% वाटर होता है, यानी ये 90% जो है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है, वाटर पर मुश्तमिल होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है, ये मेटाबॉलिक जो नहीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। इसके पास तमाम के तमाम सब यूनिट्स मौजूद होते हैं, सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो प्रोटीन, लिपिड, फास्फोलिपिड्स और ये सब जो है वो चीज़ें इसकी जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं तो वो इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। यानी सब्सटेंसेस वो तमाम मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, फास्फोलिपिड्स, जो एक नॉर्मल सेल के लिए ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो ये फंक्शन इसका क्या है? इसमें तमाम ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं, यानी स्विमिंग यानी पाथवे होता है, पूरा प्रोवाइड कर रहा होता है, सिस्टम दे रहा होता है बाकी ऑर्गेनेल्स को, जिसमें तमाम सेल के ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम जो है वो सेल के डिटेल से जो है स्टडी करते हैं सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल के अंदर साइटोस्केलेटन की। पहला है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन नाम से पता चल रहा है, स्केलेटन यानी फ्रेमवर्क, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, स्केलेटन यानी फ्रेमवर्क, यानी सेल के अंदर जो फ्रेमवर्क आ रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी में एक स्केलेटन मौजूद है जो हमें प्रॉपर शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, इसी तरीके से सेल के अंदर जो है वो एक साइटोस्केलेटन मौजूद होता है जो सेल को प्रॉपर शेप दे रहा होता है। ये साइटोस्केलेटन किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? साइटोस्केलेटन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ये भी एक प्रोटीन से मिलकर बना है जिसे ट्यूबुलर प्रोटीन कहा जाता है। और माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है।
यानी एक फ्रेमवर्क जो दे रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन, वो दो तरह के जो है वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ट्यूबुलर प्रोटीन से, और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। आगे हम बात करते हैं सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये है क्या? एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम जो है वो ऐसी ट्यूब्यूल्स या ऐसी नालियाँ होती हैं जो सेल के अंदर न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म तक फैली हुई होती हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर जो है वो सेल के अंदर ड्रॉ करती हूँ तो इसको वाज़े आपको हो जाएगा कि ये किस तरीके से जो है वो सेल के अंदर मौजूद होती है। अगर हम न्यूक्लियस के साथ अटैच करते हैं तो ये इस शेप में जो है वो न्यूक्लियस के साथ ट्यूब्स, वेसिकल्स जो हैं वो अटैच होती हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइटोप्लाज्म तक फैली हुई होती है, जिन्हें जो है ये एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम कहा जाता है। ER से इसको ज़्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। अब हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम जो है वो करती क्या है, यानी एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ये एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम होती है दो तरह की, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम ऐसे एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम होते हैं जिनमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, जबकि जो है वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम ऐसे रेटिक्यूलम्स होते हैं जिनमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम कहाँ मौजूद होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम ऐसे सेल्स में मौजूद होते हैं जहाँ पे स्टेरॉइड प्रोटीन जो है वो बनती है, यानी स्टेरॉइड मौजूद होते हैं, लिपिड और फास्फोलिपिड जहाँ पे बन रहे होते हैं। और जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम ऐसी जगह मौजूद होते हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी ऐसे सेल्स में ज़्यादातर डिटेल में मौजूद होते हैं जहाँ पर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, यानी यहाँ पर प्रोटीन बन रही होती है। इसका काम जो है वो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सेल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। इसके अलावा जो है ये राइबोसोम्स क्या कर रहे होते हैं, ये जब DNA रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उसमें जो है वो ट्रांसलेशन का काम कर रहे होते हैं। ट्रांसलेशन यानी उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, प्रोटीन को ट्रांसलेट करने के बाद उस तरतीब की प्रोटीन जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ताकि DNA की जो है वो प्रॉपर जो है वो तरतीब तैयार हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में। हमारी ये तो हमारा रफ एंडोप्लाज्म और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो हमारा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स की बात करते हैं तो ये राइबोसोम्स जो है इसमें प्रोटीन फैक्ट्री भी लार्ज पार्ट होता है और एक स्मॉल पार्ट होता है। लार्ज पार्ट जो है वो गुंबद नुमा या शेप में होता है। इसको अगर इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो इस तरीके से इस शेप में होता है, और लोअर पार्ट इसका जो है वो कप शेप में होता है, यानी अपर पार्ट जो है वो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट होता है, जबकि लोअर पार्ट इसका जो है वो कप शेप में होता है। अब ये दोनों पार्ट जो हैं वो किस से अटैच होते हैं, इस वाली जगह को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम आयन की वजह से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, यानी मैग्नीशियम की वजह से एक दूसरे से अटैच होते हैं, और इनका मेन काम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। इसमें जो है वो अगर हम बात करते हैं तो 60% प्रोटीन होती है। इसमें राइबोसोम्स इसका नाम क्यों पड़ा गया? राइबोसोम इसका नाम इसलिए पड़ा गया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो RNA मौजूद होता है। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा RNA मौजूद होता है, यानी इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन होती है। मैग्नीशियम की वजह से इनका लार्ज और स्मॉल पार्ट जो है वो एक दूसरे से अटैच होता है, जिसमें 60% जो है वो प्रोटीन है, और जबकि 40% जो है वो इसमें RNA मौजूद होता है। इसी वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो दूसरा अगला ऑर्गेनेल्स है जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे सबसे पहले गोल्जी ने डिस्कवर किया, और ये कॉम्प्लेक्स ऐसी कॉम्प्लेक्स नालियाँ होती हैं जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो है वो रिमूव होती हैं, यानी उससे खारिज हुई हुई होती हैं। ये न्यूक्लियस के जो है वो न्यूक्लियस से जो है वो थोड़ा टुवर्ड्स होती है, न्यूक्लियस की तरफ होती है। और जो है इसकी अगर मैं शेप बनाऊँ तो इस तरीके से ये इस शेप में होती हैं। इस शेप में जो है ये वेसिकल्स मौजूद होती हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो है वो दो इसके फेस होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा जो है वो ट्रांस फेस। सिस फेस और दूसरा है ट्रांस फेस। सिस फेस इसका जो है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है, और दूसरा जो है वो ट्रांस फेस जो है वो कॉनकेव में होता है। ये कॉनकेव देखें इस शेप में जो है कप शेप में जो है वो ये कौन सा फेस है? ट्रांस फेस पे फेस है। और सिस फेस ये जो नीचे आउटर फेस है ये जो है वो इसका कॉन्वेक्स है, तो ये है इसका सिस फेस। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें से जो है वो वेसिकल्स यानी ये छोटी छोटी जो है वो थैलियाँ निकल रही होती हैं, ये खुद जो है वो डेवलप हुआ होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। और ये काम क्या कर रहा होता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो आने वाला मटेरियल होता है उनमें जो है वो चेंजिंग करके उनको एक पूरा सिंथेसाइज करके उसको जो है वो पैकिंग में यानी वेसिकल्स में छोटी छोटी थैलियों में पैक करता है। पैक करने के बाद साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब इससे रिलेट करता हुआ जो है वो नेक्स्ट है लाइजोसोम। ये लाइजोसोम क्या है? लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स जो है वो सेल के अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी सेल को एनर्जी की जो ज़रूरत होती है तो सेल मेटाबॉलिज्म का जो अमल हो रहा होता है उसके अंदर जो है लाइजोसोम जो है वो डाइजेशन का एंजाइम के तौर पे काम कर रहा होता है। ये वेसिकल्स जो निकल रही होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उनके साथ अटैच हो जाता है, उनके साथ ये लाइजोसोम अटैच होता है और डाइजेस्ट होने वाले मटेरियल को जो है वो डाइजेस्ट करके उसको जो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसीजर में लेकर आता है, और वेस्टेज मटेरियल जो है वो सेल के अंदर से जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, यानी सेल से बाहर निकाल देता है। उसके बाद मैं मेन चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मेन हमारा जो है वो एक टॉपिक रह गया जिसे सेल वॉल कहा जाता है। अभी तक मैंने आपको जो है वो एनिमल सेल को जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। इसके साथ साथ जो दो मेन कंपोनेंट्स है, एक तो है न्यूक्लियस और दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, और जबकि न्यूक्लियस जो है वो तमाम ओवरऑल जो है प्लांट और एनिमल सेल्स में मौजूद होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को जो है वो सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी सेल का दिमाग कहा जाता है। तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेल के अंदर जो परफॉर्म हो रही होती हैं उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस मौजूद कहाँ होता है। एनिमल सेल में मैंने आपको जब ड्रॉ करके बताया था तो एनिमल सेल में जो है ये सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो है वो लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो है ये न्यूक्लियस जो है वो दीवार पे साइड में जो है वो मौजूद होता है, यहाँ पर एक साइड में मौजूद होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस जो है वो उस न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे से डिवाइड किस तरीके से हो रहे होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर्स भी कहा जाता है, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये न्यूक्लियर पोर्स क्यों मौजूद होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स बन रहे होते हैं, राइबोसोम्स जो है वो सिंथेसिस हो रहे होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जो है इन पोर्स के ज़रिए जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। सेल के अंदर वाहिद एक राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, यानी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन वो मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियर पोर्स के साथ साथ इसमें जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स क्या है? ये क्रोमोसोम्स जो हैं इस तरीके से
एक शेप होती है जिन्हें ये जो है क्रोमैटिड्स कहलाते हैं, और ये सेंट्रोसोम कहलाता है। और ये है क्रोमैटिड्स हैं, सेंट्रोसोम और क्रोमैटिड्स हैं। अब बात करते हैं ये क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स ऐसा जो है वो सब्सटेंसेस हैं या ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर जो है वो विरासत को, जनरेशन को जो है नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल करते हैं। यानी ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसके साथ कैनेटोकोर प्रोटीन होती है। अब बात करते हैं सेंट्रियोल और क्रोमैटिड्स और सेंट्रियोल्स का। एक तो क्रोमैटिड्स जो हैं वो डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, और इसमें जो है वो कैनेटोकोर प्रोटीन होती है। सेंट्रोसोम्स क्या है, जब सेल डिवीजन होती है तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो इस सेंट्रोसोम के साथ अटैच होते हैं। अब बात करते हैं जो है ओवरऑल जो है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो डीएनए लेकर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल करते हैं। और जबकि न्यूक्लियोलस होते हैं इसमें मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। न्यूक्लियोपोर्स जो हैं वो जिसमें राइबोसोम, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स बन रहे होते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनने के बाद जो इन पोर्स के ज़रिए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मुंतकिल होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जिन्हें सेल वॉल कहा जाता है। ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हिसाब से डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में ये जो है किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज से। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। अगर हम बात करते हैं एल्गी की या फंजाई की, फंजाई में जो है ये जो है काइटिन की बनी हुई होती है। और अगर हम एल्गी की बात करते हैं या एल्गा की बात करते हैं तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब हम सिंपल प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो तीन तरह से जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला। ये तीन जो हैं वो इसकी वॉल्स होती हैं। नंबर 1 है प्राइमरी वॉल, ये एक कंप्लीट वॉल होती है। दूसरी है सेकेंडरी, थर्ड है मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल की बात करते हैं तो प्राइमरी वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई है, प्लस पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। जबकि हम सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं तो सेकेंडरी वॉल जो है सेलुलोज प्लस जो है वो काइटिन से मिलकर बने हुए। और मिडिल लैमेला की बात करते हैं तो मिडिल लैमेला मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम आयन से और इसके अलावा जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर बनी हुई है। हम सबसे पहले इनकी वॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी वॉल्स क्या है? प्राइमरी वॉल जो है सेलुलोज और पेक्टिन की मिलकर बनी हुई होती है, और ये जो है वो प्राइमरी वॉल्स यानी पूरी प्रॉपर सेल की जो है वो वॉल होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाद वाली लेयर होती है। सेकेंडरी वॉल क्या है? सेलुलोज और काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। तो काइटिन ऐसा मटेरियल है जिसमें जो है वो फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, यानी लिग्निन की वजह से प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे होते हैं, यानी एक प्रॉपर शेप में सीधे खड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं, वो काइटिन की वजह से होते हैं। और प्राइमरी वॉल में जो है एबिलिटी होती है सेल डिवीजन की, तो यानी ये ऐसे सेल्स में मौजूद होती है जहाँ पर सेल डिवीजन आसानी से होती है, यानी प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स में होती है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं तो वहाँ पर प्राइमरी वॉल मौजूद होगी। और सेकेंडरी वॉल जो है स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे टिश्यूज़ में, स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यूज़ हैं वहाँ पर जो है वो ये मौजूद होती है, ज़्यादातर दरख्तों के तनों में मौजूद होती है, सेलुलोज और काइटिन की वजह से मौजूद होती है। मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल
मिडिल लेमिला जो है वो दो सेल्स के दरमियान जो है वो जोड़ने वाला हिस्सा, यानी वो पार्ट जहाँ पर दो सेल्स आपस में मिल रहे होते हैं, उस पार्ट को जोड़ने के लिए जो है वो मिडिल लेमिला काम कर रही होती है। और ये ज़्यादातर मैग्नीशियम, कैल्शियम और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर बनी हुई होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपनी कमेंट्स के ज़रिए मेरे जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। थैंक यू।